हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो चलिए इस कहानी के प्यारी से सफ़र की शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्शन आगे। अचानक से उस रूम का डोर ओपन हुआ। रूम जैसे ही ओपन हुआ, समर और वो लड़की शॉक हो गए। तभी एक नौकर ने सिर झुकाए हुए कहा, छोटे बाबा, निहारिका मैम मिलने आई हैं। समर ने लंबी सांस ली और कहा, काका, आपने यहाँ जो भी देखा आप उसे अपने तक रखेंगे। आप दूसरों से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ऐसा हो कि आपने कुछ देखा ही नहीं। और आप जाइए और निहारिका मैम को भेज दीजिए। वो सर्वेंट वहाँ से चला गया। समर ने उस लड़की को देखा और कहा, देखो, मैं जब तक ना कहूँ बाहर मत आना, जाओ। और उसे बाथरूम में अंदर कर डोर को क्लोज कर अपने बेड पर बैठ गया। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और एक लड़की अंदर आई, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मेकअप की दुकान। वो लड़की अंदर आते ही समर के गले लगते हुए कहा, सैमी, आई मिस्ड यू सो मच। समर ने जैसे ही इग्नोर करने को हुआ, उसने फिर कहा, सैमी, हम कहीं बाहर चलते हैं। तभी समर ने कहा, निहारिका, प्लीज़ चिपकना बंद करो और पॉइंट पर आओ। निहारिका समर से दूर ही और कहा, हमारा बैंड आज पार्टी कर रहा है तो प्लीज़ कुछ पैसे दे दो। समर ने स्माइल किया और कहा, मैं जानता था तुम्हें पक्का मुझसे कुछ चाहिए, इसलिए समर चिपक रही थी। निहारिका ने समर के गले पर किस करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें देखकर तो मुझे तुम पर वैसे ही प्यार आ जाता है, तो मन करता है तुम्हें खा जाऊं। इससे पहले निहारिका एक और किस करती, तभी वो लड़की बाथरूम के डोर ओपन कर बाहर आई और निहारिका के बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसे दो झटक दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके इतने करीब जाने की। समर तो उस लड़की को इस अंदाज को देख अपने दांतों के बीच अपनी उंगली फंसा ली और कहा, मिस बुक, रुक जाओ, वो मेरी दोस्त है। इस लड़की ने कहा, दोस्त है तो दोस्त की तरह रहे ना, ये किसी जेली की तरह आपके शरीर से ऐसे क्यों चिपक रही है। निहारिका ने किसी तरह पीछे मुड़ी और कहा, हे यू, मेरे बालों को छोड़ो वरना। तभी उस लड़की ने कहा, वरना क्या। इतना कह उस लड़की ने अपने दूसरे हाथ की उंगली को गोल गोल घुमाया तो अचानक से कुछ दूर तक पानी हो गया जो बवंडर की तरह था। इस लड़की के निहारिका के सिर के उसमें डाल दिया। निहारिका छटपटा रही थी। समर ने ये देखा तो उसने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गई हो, छोड़ो उसे, मर जाएगी वो। लेकिन वो लड़की निहारिका को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। समर ने गुस्से में चीखते हुए कहा, मिस बुक, छोड़िए उसे। अगर आपने उसे नहीं छोड़ा तो मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुनूंगा और मुझे अकेला छोड़ दीजिएगा, समझिए आप। उस लड़की ने निहारिका को बेड पर पटक दिया। निहारिका बेहोश हो चुकी थी। उस लड़की ने कहा, इसे कुछ भी याद नहीं होगा, मैंने इसकी याददाश्त मिटा दी। ये यहाँ क्या करने आई थी, इसे बस वो याद होगा। इतना कह वह लड़की बाथरूम में चली गई। फार्म हाउस। दामिनी ने व्हाइट वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी और पैरों में स्पोर्ट्स शूज पहन मिरर के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी। तभी मेनोइल वहां आया और कहा, चलो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझे क्या बुलाओगी। दामिनी ने लंबी पलकें झपकते हुए कहा, सर। दामिनी की बात सुन मेनोइल ने कहा, गुड। मेनोइल ने फिर कहा, और तुम मेरी क्या हो। मेनोइल का इतना कहना था कि दामिनी ने एक झटके में कहा, बेबी। मेनोइल ने जैसे ये सुना उसने अपनी आंखें छोटी की और कहा, मैंने क्या कहा था। दामिनी ने जल्दी से अपने कान पकड़ लिए और कहा, सेक्रेटरी, मैं आपकी सेक्रेटरी जो सिर्फ और सिर्फ आपका कहना मानेगी। मेनोइल ने कहा, गुड, चलो। दामिनी उसके साथ चलने लगी। मेनोइल ने कुछ ही कदम बढ़ाया था कि दामिनी एक झटके में उससे टकरा गई। तो मेनोइल ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, आर यू मैड, देख के नहीं चल पा रही हो। अजीब मुसीबत हो, जब देखो गिरती रहती हो और किसी न किसी तरह टकराती हो। कौन कहाँ से आई हो तुम्हें ये भी याद नहीं है। इतना कह मेनोइल गुस्से में आगे बढ़ गया। दामिनी की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को संभाला और वहां से निकल गई। हेवन एम्पायर। यह एम्पायर नाम से ही नरक था। इस एम्पायर में एक भी लड़की काम नहीं करती थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि मेनोइल एक नामर्द है, इसलिए वो लड़कियों से दूर भागता है। इसलिए उसके इतने बड़े एम्पायर में कोई भी लड़की काम नहीं करती थी। लेकिन उस एम्पायर के नीचे वाले एरिया में सुपर मॉडलिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसे लीड कोई और नहीं, खुद मेनोइल करता था।
लोग मेनोइल से परेशान थे क्योंकि मेनोइल एक तरफ लड़कियों से नफरत करता था और दूसरी तरफ मॉडलिंग के बिजनेस में एक बादशाह था जिसकी चॉइस की हुई लड़कियां मॉडलिंग वर्ल्ड पर राज करती थी। लेकिन किसी की ऐसी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी लड़की नीचे एरिया से टॉप एरिया पर आ सके। अगर किसी ने गलती से भी टॉप पर कदम रखा तो उसे ऐसी सज़ा मिलती कि उसकी रूह कांप उठती। मेनोइल की कार जैसे ही हेवन एम्पायर के सामने रुकी, 4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड ने मेनोइल को घेर लिया। लेकिन जैसे ही कार का दूसरा डोर ओपन हुआ और दामिनी बाहर निकली, ऐसा लगा कि जैसे चांद बाहर निकल रहा हो। दामिनी चमक रही थी। तभी मेनोइल ने कुछ इशारा किया तो ड्राइवर ने जल्दी से छाता खोल दामिनी के ऊपर किया और कहा, मैम चलिए। गेट पर खड़े बॉडीगार्ड के तो होश उड़ गए। दामिनी आगे बढ़ी और मेनोइल के साइड में जाकर खड़ी हो गई। मेनोइल अंदर गया और दामिनी भी उसके साथ। जैसे ही एंटर हुई, सभी की नजरें बड़ी थी क्योंकि दामिनी मेनोइल की खूबसूरती ने वहां के लोगों के दिलों पर वार कर रही थी। सभी दामिनी को नजर भर के देखना चाहते थे, लेकिन मेनोइल की वजह से वो अपनी नजरें भी नहीं उठा सकते थे। मेनोइल दामिनी के साथ जैसे ही लिफ्ट में एंटर हुआ, मेनोइल ने कहा, बटन प्रेस करो। दामिनी ने जैसे ही बटन प्रेस किया, लिफ्ट का डोर बंद होते ही दामिनी घबराते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? नहीं, मुझे बाहर जाना है। मेनोइल ने गुस्से में कहा, स्टॉप, नौटंकी करना बंद करो। और ये ऑफिस है, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जो कहूँ चुपचाप वही करना, कोई सवाल नहीं। दामिनी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मेनोइल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे करते हुए कहा, चुपचाप खड़ी रहो। दामिनी शांत हो गई। सनाया कायन को मेनोइल के फार्म हाउस लेकर आती है, लेकिन फार्म हाउस को देख सनाया कायन को देखते हुए कहती है, तुम यहीं रहोगे, लेकिन एक बात याद रखना, ये मेरे भाई का है, उनसे बच कर रहना क्योंकि उनका गुस्सा और तुम्हारी मौत मैं दोनों नहीं रोक सकती। कायन ने एविल स्माइल करते हुए मन में बोला, मैं भी मिलना चाहता हूँ तुम्हारे भाई से। कौन है वो जो मेरी बहन को ठीक कर सकता है? पिताश्री ने अगर दामिनी को यहाँ भेजा है तो इंसान भी वही होगा जो उसे बचा सकता है। मुझे पता करना होगा कि कौन है वो। कायन को इस तरह खोया हुआ देख सनाया ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, डर लग रहा है? कायन एकदम से सनाया के करीब आया और कहा, डर बिल्कुल नहीं, मैं सोच रहा था कि कौन होगा तुम्हारा भाई, क्योंकि तुम जैसी हो तुम्हारा भाई भी वैसा ही होगा। सनाया ने गुस्से में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? कायन ने कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, तो बताओ कहाँ सोना है? इतना कह कायन सोफे पर ही सो गया। सनाया ने पैर पटकते हुए कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कायन ने अपनी एक आंख खोलते हुए कहा, पहले पकड़ो तो फिर छोड़ने की बात करना। कायन की बातें सुन सनाया ने गुस्से में वहां से चली गई। हेवन एम्पायर। मेनोइल जैसे ही ऑफिस में एंटर हुआ और उसके पीछे दामिनी को देख सभी एम्प्लॉय की आंखें जैसे बाहर आ गई, लेकिन दामिनी बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही थी। मेनोइल ने दामिनी को हाथ पकड़ा और उसे अपने कैबिन में लेकर गया और कहा, यहीं खड़ी रहना। ये कह मेनोइल अपनी चेयर पर बैठ गया और लैपटॉप में काम करने लगा, लेकिन तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। मेनोइल ने कहा, कम इन। तभी एक आदमी अंदर आया और सिर झुकाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डीके। उसे देख मेनोइल ने कहा, गुड मॉर्निंग सिनेल, तुम यहाँ? तभी सिनेल ने, जो मेनोइल का पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल मैनेजर और ड्रैगन लोक का रक्षक था, सिनेल चुपचाप खड़ा था और दामिनी को देख रहा था। उसे इस तरह चुपचाप देख मेनोइल ने कहा, क्या हुआ, बोलो। सिनेल ने लंबी सांस ली और कहा, डीके ये कौन है और मैं इनके सामने कैसे कुछ कह सकता हूँ? मेनोइल ने एक नज़र दामिनी और पर डाली और कहा, बाहर जाओ, जब तक मैं ना कहूँ अंदर मत आना। दामिनी ने हाँ में अपना सर हिलाया और वहाँ से चली गई। तभी मेनोइल ने कहा, क्या हुआ सिनेल, ऐसी क्या बात थी कि तुम उसके सामने नहीं कह पाए? सिनेल ने कहा, ड्रैगन लोक खतरे में है। हमें पता चला है कि उस दिन जो झील में बिजली गिरी थी वो एक बार फिर पृथ्वी पर आ चुकी है, लेकिन कौन है, कैसी है, कोई नहीं जानता। पत्रलेखा माँ ने आपको संदेश दिया है, आपको जल्द से जल्द ड्रैगन लोक जाना होगा और उस मोती को लेकर वापस आना होगा। शायद उन्हें उस मोती को जीवित करने का उपाय मिल गया है। मेनोइल ने जैसे ही सुना उसने खुश होते हुए कहा, सच में? सिनेल ने कहा, हाँ, उस मोती को लेकर आइए और पत्रलेखा माँ से मिलिए।
जल्दी कीजिए। सिनेल की बात सुन मिनोइल अपनी चेयर से उठा और सिनेल को देखते हुए कहा, आप यहाँ संभाल लीजिए, हम अभी आते हैं। मिनोइल जैसे ही गायब होने को हुआ उसके मन दामिनी का ख्याल आया, लेकिन उसने अपने ख्यालों को झटका और वहाँ से गायब हो गया। बाहर खड़ी दामिनी मिनोइल का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते रात के 10 बज गए। तभी सिनेल उसके पास आया और उसे देखते हुए कहा, तुम जा सकती हो, डिकेड जा चुके हैं। सिनेल का कहना था कि दामिनी की आंखें भर आई। उसे अपनी यादों को खो देने का अफसोस हो रहा था कि आज उसकी यादें उसके साथ होती तो कोई भी उसे इस तरह ट्रीट नहीं करता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएगी, लेकिन फिर भी वो ऑफिस से बाहर निकल आई और खाली रोड पर चलने लगी। तभी अचानक से आसमान की पानी की बूंदें गिरी और दूसरे ही पल जोरों की बारिश होने लगी। दामिनी भीग चुकी थी। भीगने की वजह से उस काली रात के भारी बरसात में दामिनी किसी कोहे नूर हीरे की तरह चमक रही थी और उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा महक रही थी। उसके बदन से आ रही खुशबू की वजह से कुछ कुत्ते उसे घेर लिया और उसे देख भौंकने लगे। दामिनी उन कुत्तों से बहुत ही ज़्यादा डर गई। वो कुत्ते लगातार भौंकते हुए दामिनी के ऊपर चढ़ गए और उस पर अपने दांतों और नाखूनों से पंजे मारने लगे। दामिनी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। फार्म हाउस। कायन बहुत ही बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसका दिल किसी बात से तड़प रहा था, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने दिल के पास हाथ रखा और कहा, दामिनी कहाँ हो तुम? ये दुनिया हमारे लिए नहीं है और ना ही हम इस दुनिया के लिए। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया पिताश्री ने। तुम कैसी हो? कहाँ हो? सड़क पर दामिनी के पूरे बदन पर उन कुत्तों के पंजे के निशान पड़ गए। उसके पूरे बदन से खून निकल रहा था। दामिनी बेहोश हो गिर गई और उस बरसात में उसका खून पानी की तरह बहने लगा। उसके खून में भी अजीब सी महक थी। सभी कुत्ते उसके चारों तरफ खड़े थे। उनकी जीभ बाहर लटक रही थी और उनसे लार टपक रही थी। वो जैसे ही दामिनी के ऊपर झपटने को हुए तभी एक तेज रोशनी हुई और वो कुत्ते दूर जा गिरे और अपनी जान से हाथ धो बैठे। उस रोशनी ने दामिनी को कवर करते हुए कहा, दामिनी मैं तुम्हें कब तक बचा सकता हूँ? दामिनी मैं तुम्हें अपने साथ ले भी नहीं जा सकता। कैसे करूँ मैं तुम्हारी रक्षा? बताओ ना मुझे। और वो रोशनी उसे घेरे हुए खड़ी थी। कायन की बेचैनी ने उसकी जान ले ली थी। वो इतना ज़्यादा बौखला गया कि उसने अपने होश खो दिया और वहाँ से गायब हो गया। आकाश लोक में गया और कहा, पिताश्री आपने ऐसा क्यों किया? आपने बादलों को बरसने पर मजबूर क्यों किया? उस आदमी ने, जिसका नाम नलिन था, नलिन जी ने कहा, क्योंकि अर्थ पर इसकी ज़रूरत थी। कायन ने गुस्से में कहा, आप मुझे बताइए मेरी दामिनी कहाँ है? अगर कुछ हुआ तो मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। और आप जानते हैं मैं कायन हूँ, वो बवंडर जो अगर एक बार आया तो पृथ्वी का वजूद मिटा देगा। तभी नलिन जी ने कहा, तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। जब तक दामिनी नहीं रहेगी तुम बवंडर तो क्या एक बूंद भी नहीं हो। कायन ने कहा, मेरे वजूद को चुनौती मत दीजिए। इतना कह कायन वहाँ से चला गया। तभी वहाँ के गुरु ने कहा, आप उसको क्यों क्रोधित कर रहे हैं? आप जानते हैं दामिनी उसकी कमजोरी भी है और उसकी ताकत भी है। तभी नलिन जी ने कहा, दामिनी को श्राप मुक्त करने के लिए आपको उस आंसू मोती को जीवित करना होगा और वो मोती जिसके पास है वो पृथ्वी लोक पर ही है, लेकिन ड्रैगन असुर है। उसे बचाने के लिए उसे मौत के मुंह में डाल दिया है। मैंने ये कहते ही उनके आंखों में आंसू गिरने लगा। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए एलओसी। बाय बाय, टेक केयर।